स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज फिर आप लोगों के लिए एक अप्रेंटिस से रिलेटेड वीडियो है। ऐसे बच्चे जो आईटीआई पास हैं, अप्रेंटिस करना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर और रेलवे से, तो उनके लिए एक मौका है। उसी के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके पहले मैं बता दूं, ऐसे छात्र जो अभी आईटीआई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में, या फिर ऐसे लोग जो आईटीआई कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन आईटीआई के दौरान अपनी जो पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, तो आप लोग ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और क्लासरूम लेक्चर्स यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। कोई भी कमी जो आईटीआई के दौरान रह गई है वो भी कंप्लीट कर सकते हैं, प्लस आईटीआई एग्जामिनेशन में बेहतर आप परफॉर्मेंस भी कर पाओगे। आज हम बात कर लेते हैं इस रेलवे अप्रेंटिस का। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, होपफुली ये क्लियर दिख रहा होगा। नहीं होगा थोड़ा सा आपको क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस बनाता हूं। बट कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह सामने से बनाओ, तो मैंने कोशिश किया है। यहाँ पर देखते हैं, बताते हुए मैं आपको चलता हूँ पटना। पटना लिखा हुआ है एड्रेस, और जो ये है आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे। कौन सा आपका जोन वाइज होता है ना, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, आपने देखा होगा अलग अलग आता रहता है। डेट है 25 जनवरी 2025। तो जो ओपन हुआ है इसका आवेदन, स्टार्ट की बात कर ले क्लियरली, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। 25 जनवरी 2025 यानी ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात कर लें, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, लास्ट डेट क्या है भाई, 14 फरवरी 2025। ठीक है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो किसी भी वीडियो में अगर आपको देखना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट यही दो डेट होती है सबसे पहले, कि फॉर्म कब खुल रहा है कब बंद हो रहा है। तो वो दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने वीडियो पॉज कर दिया था, दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने आपको डेट बता दिया, और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को अप्लाई करेंगे, और फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है और कोई मोड यहाँ पर नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है डिवीजन। आपको ध्यान रखना है जब भी आप, जैसे के लिखा हुआ है और ये है, जो लोग भी बिहार के साइड के बच्चे होंगे तो वो तो 100% इन नाम को जानते होंगे। जो लोग थोड़ा सा दूसरे साइड के होंगे उनको कंफ्यूजन होगा, बट हमें ये सब पता है क्योंकि बिहार हमारे बगल में ही है। तो दानापुर डिवीजन में आपको ये ध्यान रखना होगा, जैसे कई सारे डिवीजन है ना, ये डिवीजन हो गया, अलग अलग डिवीजन है, और ट्रेड किसी में 7 है, किसी में 5 है। तो आपको स्पेशली इन्होंने बोला है कि जब भी आप जिस डिवीजन में अप्लाई कर रहे हो, आपको ध्यान देना होगा कि उस डिवीजन में आपके ट्रेड में सीट है कि नहीं। आप अपनी ट्रेड के अनुसार सीट जरूर मिलान कर लें। ऐसा ना हो जाए कि आपकी ट्रेड कोई ऐसी है जो आपने अप्लाई तो कर दिया दानापुर वाले, ठीक है, दानापुर या दानापुर जो भी हो, ठीक है, बोलने में थोड़ा सा अपना अपना हो जाता है ना। तो दानापुर वाले में अगर आपने अप्लाई कर दिया और इसमें आपकी ट्रेड का नाम ही नहीं है, तो क्या होगा, आपको मिलेगा ही नहीं है, आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, बेमतलब हो जाएगा। तो स्पेशल ध्यान रखिएगा। वीडियो के शुरू में आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आप किसी एक जोन में अप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है, मल्टीपल आवेदन, ढेर सारे आवेदन नहीं करने हैं। एक आवेदन करोगे तो आपको चुनना होगा आप किस डिवीजन में अप्लाई कर रहे हो, और ध्यान रखें उसमें देख लें आपकी ट्रेड है कि नहीं। अब जैसे जिसको इस वाले डिवीजन में जो अप्लाई करेगा, फिटर वेल्डर, मैकेनिक डीजल, आरएसी, उसके बाद फोर्जर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर, जनरल इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन, ये 10 ट्रेड के अलावा और कोई ट्रेड है तो आप इस जोन में अप्लाई नहीं कर सकते। इधर सीटों की संख्या है, जैसे सबसे ज्यादा देखा जाए तो फिटर में 201 सीटें यहाँ पर दिख रही है, 8 है, 37 से 75, इस तरह से 142 सीटें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में सिर्फ 26 है। ठीक है, जोन वाइज नहीं, इलेक्ट्रीशियन, ये वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन में 146 है, टोटल 675। तो इस जोन में कितनी सीट हो गई, इस जोन में होगी 675 सीटें। तो आप अपने ट्रेड के अनुसार इस जोन में अगर आपकी ट्रेड का नाम है तो अप्लाई करें। दूसरा जोन देख लीजिए, अगले जोन में धनबाद है। ठीक है, धनबाद में क्या है, सीटों यहाँ पर देखिए ट्रेड कम है, सिर्फ 7 ट्रेड वाले अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इसमें नहीं है, तो अगर आपने इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, आपका आवेदन बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल सीटें इस वाले जोन में 156 है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला जोन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन। ये आपका यूपी यहाँ से खत्म होता है, जिसको मुगल सराय के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ से यूपी खत्म होता, अपना बिहार स्टार्ट हो जाता। तो यहाँ इसमें देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, तो यही आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है तो कौन से वाले में अप्लाई करेंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें क्या है, इसमें वायरमैन भी है, इलेक्ट्रीशियन भी है, लेकिन पेंटर वगैरह इसमें नहीं है। तो जिसका पेंटर होगा वो इसमें अप्लाई इस जोन में नहीं करे, किसी एक जोन में करिए आप, जो भी आप देख ले जिसमें सीटों की संख्या हो, जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने जो बताना चाहा वो समझ गए होंगे आप। इसमें 47 है,
सोनपुर डिवीजन में। इसमें सिर्फ फिटर, ब्लैक स्मिथ, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, इसमें इलेक्ट्रीशियन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप आसानी से उसको देख पाओगे। समस्तीपुर में टोटल 46 सीटें हैं, ठीक है, कम इसमें सीट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ही एक जोन है ये। कौन सा ये? प्लांट एंड डिपोर्ट करके है, कुछ अलग करके, ये एफ वाले ऑप्शन पे है, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए, इसमें आपकी 29 सीट है और उसी के नीचे देखेंगे कैरेज एंड रिपेयर वर्कशॉप हरनौट, ठीक है, हरनौट या हरनौट जो भी जगह है, ये 110 सीटें हैं इसमें। तो ये आपको कंसीडर करना होगा किस जोन में आप अप्लाई कर रहे हो। ये हो गया आपका एच समस्तीपुर में 27 सीटें हैं। तो इस तरह से ये मैंने पूरा जोन वाइज आपको बता दिया कहाँ कितनी सीट है और किस में कौन सी ट्रेड है, विशेष आप भी ध्यान दे देना, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जो भी स्लॉट जहां अवेलेबल है, देखते यही बोला है कि आईटीआई ट्रेड एंड सेलेक्ट द डिवीजन अकॉर्डिंगली, यानी आपकी जो आईटीआई ट्रेड है और जिस डिवीजन में आप अप्लाई कर रहे हैं वो मैच करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस डिवीजन में आप अप्लाई कर रहे हो वहां पर आपकी ट्रेड है ही नहीं, तो फिर ट्रेनिंग कहां से होगी। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ध्यान रखें, जहां पे ट्रेनिंग स्लॉट मतलब जहां पर आपकी ट्रेड नहीं है वहां आप आपकी आईटीआई ट्रेड और आप वहां पर अप्लाई कर दो, वहां पर ट्रेनिंग होगा ही नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, आपका फॉर्म मीनिंगलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो यही चीज ये लिखा है, कैंडिडेट ऑल्सो नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंज। फॉर्म भरने के बाद आप चौक में बदल दूं तो ये भी नहीं हो पाएगा, फाइनल सबमिट से पहले ध्यान रख लीजिएगा सब, ठीक है। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है, नॉट अलाउड टू मेक सबसिक्वेंटली और मल्टीपल एप्लीकेशन इन सच इवेंचुअली ऑल एप्लीकेशन विल बी क्या है, रिजेक्टेड। यानी एक आवेदन करना है, नहीं कि ढेर सारा कई सारा आवेदन कर दिया, ऐसा होगा। एक से ज्यादा अगर कर देंगे तो सारा ही निरस्त हो जाएगा, इससे अच्छा सिर्फ एक करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे उम्र की बात कर लें, आपकी 15 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए, कम से कम, ठीक है। और किस दिन तक, 1 जनवरी 2025 तक। 1 जनवरी 2025 को कॉपी पर नोट करिए आप। 1 जनवरी 2025 तक आपको देख लेना है कि आपकी उम्र मिनिमम कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए और हैव नॉट कंप्लीटेड 24 ईयर्स। 24 वर्ष कंप्लीट ना हुआ हो, इसका मतलब 23 वर्ष 11 महीने और 29 दिन, इस तरह से सेट करेंगे आप, ठीक है। यानी 24 वर्ष से एक दिन कम रहेगा, चलेगा। ऊपर की भी लिमिट कम है और नीचे की तो 15 वर्ष तक तो मोस्टली सबका हो ही जाता है। तो ये हो गया, ध्यान रखिएगा। बाकी जो रिजर्वेशन वगैरह है, एससी एसटी कैंडिडेट है, तो ऊपर वाली लिमिट 23 वर्ष जो था वो थोड़ा 5 साल बढ़ जाएगा, ठीक है, 28 वर्ष हो जाएगा। इधर जो है ओबीसी में 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे 24 नहीं होना चाहिए तो 27 नहीं होना चाहिए, 26 वर्ष है ना, 11 महीने 29 दिन, इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 साल का ऊपर का छूट मिलेगा, अधिकतम ऊपर के लिए, है ना। इसी तरह से अगर आप एक्स सर्विसमैन है रेलवे से मतलब या मिलिट्री वगैरह से, तो आपको सर्विस प्लस 3 ईयर का इस तरह से कुछ है, 6 मंथ रेगुलर अटेस्टेड सर्विस। एक्समैन का भी रिलैक्सेशन है, मतलब आर्मी वगैरह ऐसे आपने किया हुआ है, पहले सर्विस किया है गवर्नमेंट वगैरह में, तो आपको यहाँ पर उम्र में छूट मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन की बात कर ले। सबसे पहले भाई 10th होनी चाहिए, ठीक है, प्लस आईटीआई होना चाहिए और आईटीआई पास होना चाहिए, अपीयरिंग वगैरह नहीं, आईटीआई पास होना चाहिए। जो 10th क्लास एग्जामिनेशन है इसमें क्या होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, कम से कम। हालांकि इतने कम परसेंटेज पे तो सिलेक्शन नहीं होना है, आपको भी पता है मेरिट बनती है, लेकिन कम से कम जो क्राइटेरिया है 10वीं पास होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन नोटिफाइड ट्रेड इश्यूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। मतलब एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और पेमेंट कैसे करना है आपको, फी पेमेंट 100 रुपए का है, ऑनलाइन पेमेंट होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ओके। इतना सब क्लियर है, चलिए। और मेरिट भी जो बनेगी यहीं पर मैं बता देता हूं, मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होगा। तो मेरिट में क्या होगा, 10वीं के 50% नंबर जो होंगे वो प्लस आईटीआई का 50%, यानी दोनों का बराबर नंबर जोड़कर दोनों का बराबर वेटेज रहेगा और उसके बेसिस पर मेरिट तैयार की जाएगी। हाउ टू अप्लाई, वेबसाइट नोट करिए, www.rrce, ठीक है, CECR.gov.in।
इस वेबसाइट पर आपको जाना है, यह ऑफिशियल वेबसाइट है ईस्ट सेंट्रल रेलवे की, इस पर जाना है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है अवेलेबल है और उसको आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और जितनी भी अपडेट आएगी इससे जुड़ी सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पर देखने को समय समय पर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करते समय अपनी जो डिटेल्स है बहुत ही ध्यान पूर्वक भरें, ऐसा नहीं कि आप गलत भर दो तो फिर आपको समस्या हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड होने वाले हैं यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, आपकी 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए भी 10वीं की मार्कशीट चल जाता है। ITI की ऑल सेमेस्टर वाली जो कंप्लीट वाली मार्कशीट होती है फाइनल, जिसमें ऑल ईयर ऑल सेमेस्टर होता है वो वाला। उसके बाद सर्टिफिकेट आपका NCVT का, ठीक है, या SCVT दोनों चलेगा। कैटेगरी अगर आपकी SC ST OBC वगैरह है तो आपको अपना क्या होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा, या फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन है, गवर्नमेंट वगैरह से पहले आपने कर रखा है तो उस केस में वहां से सर्विस का आपका जो प्रूफ है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो ये जनरली है। उसके अलावा फोटो सिग्नेचर तो आपका अपलोड होगा ही, फोटो स्कैन किया हुआ और आपका सिग्नेचर स्कैन किया हुआ अपलोड होगा। जनरली सभी फॉर्म में ये सब चीजें होती है, वही यहाँ पर भी अपलोड करना है। तो ये टोटल डिटेल है, मैंने कोशिश की आप लोगों को एक्सप्लेन करने की, उम्मीद करता हूँ कि सब समझ में आ गया होगा। और मुझे भी लगता है कि अगर मैं सामने आकर ये चीजें आपको हाईलाइट करते हुए एक्सप्लेन करके बताता हूँ तो शायद फॉर्म की जो डिटेल है ज्यादा आपको समझ में आ रही होगी। और बाकी कोई डाउट हो इससे जुड़ा तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और इस तरह की जितनी भी वैकेंसीज, अप्रेंटिस, सभी जानकारी आपको ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर समय समय पर मिलती रहेंगी। बाकी आप ITI छात्र हैं तो जरूर पढ़ाई करें, अपनी किसी भी तरह से करें, पढ़ना जरूरी है क्योंकि समय काफी कंपटीशन वाला है। जो दौर है इतना आसानी से नौकरी रोजगार नहीं मिलने वाले हैं, तो जरूर अपने इस वक्त को सही से यूटिलाइज कीजिए। हमारी तरफ से आपके लिए मैसेज रहेगा कि स्टूडेंट लाइफ में है तो अच्छे से पढ़ लीजिए, एटलीस्ट इतना पढ़ लीजिए कि किसी के सामने आपको हाथ फैलाना ना पड़े, आप अपने और अपने माँ बाप के सपने को अच्छे से पूरा कर सके, इतनी आपके अंदर क्षमता जरूर डेवलप कर लें इस दौरान, पढ़ाई के दौरान, क्योंकि यही वो समय है जब हम अपनी आगे की रूपरेखा तैयार करते हैं। थैंक यू वेरी मच।